आज मैं जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूं उसका नाम है शिंजुकू इंसिडेंट। कहानी की शुरुआत में हम कुछ अवैध अप्रवासियों को देखते हैं जो चाइना से भागकर जापान आ गए थे। तभी एक जापानी पुलिस वाले ने इन्हें देख लिया। उनमें से एक आदमी पुलिस वाले को देखते ही अपना चाकू निकालता है और उसे वहीं पर मार देता है। जापान में घुसने के लिए भगदड़ मच जाती है और ये सभी लोग अवैध रूप से जापान में घुस जाते हैं। उसी भीड़ में से हम एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम निक है। चूंकि उसके पास कुछ नहीं होता तो वो एक गंदे कपड़े और जूते चुरा लेता है। अवैध रूप से पानी के रास्ते से जापान में आने के बाद वो अपने दोस्त जे को ढूंढने लगता है जो उसका एक चाइनीज दोस्त है और उससे पहले जापान आ गया था। शहर में घूमते हुए निक का पूरा ध्यान पुलिस वालों से बचने में था कि कहीं वो उसे पकड़ ना लें। इसके बाद हम निक का एक फ्लैशबैक देखते हैं। चाइना में वो एक ट्रैक्टर चलाया करता था और काफी खुश रहता था, लेकिन उसकी गर्लफ्रेंड यूको जापान जाकर बहुत सा पैसा कमाना चाहती थी। उसने निक से वादा भी किया कि जब वो जापान में बहुत सारे पैसे कमा लेगी तब वो चाइना में उसके पास वापस आ जाएगी। निक भी उसके लिए काफी खुश था, लेकिन अब काफी साल बीत चुके हैं और यूको अभी तक जापान से वापस नहीं आई। जब निक को पता चलता है कि यूको अपनी आंटी के पास जापान में रहती थी, लेकिन अब उसकी आंटी का निधन हो चुका है और यूको का जापान में कुछ अता पता नहीं है, तो वो काफी डर जाता है। वो फैसला करता है कि वो जापान जाकर यूको को वापस लाएगा। अब कहानी वर्तमान में आती है, जहां निक को आखिरकार उसके दोस्त जे का घर मिल जाता है। जे एक किराए के घर में 15 से 20 लोगों के साथ एक ही कमरे में रहता था, क्योंकि ये सब भी चाइना से अवैध रूप से जापान आए थे। निक काफी भूखा होता है क्योंकि उसने कई दिनों से खाना नहीं खाया था, तो वो जल्दी से खाने पर टूट पड़ता है। इसके बाद निक जे के साथ नहाने के लिए निकल जाता है। जे उसे एक पब्लिक बाथरूम में ले जाता है, लेकिन वहां पर याकुजा गैंग के मेंबर्स नहा रहे थे। उनका लीडर इनसे कहता है, तुम सारे चाइनीज लोग यहीं पे क्यों मर के आते हो? यह सुनकर जे और निक दोनों ही घबरा गए। तब निक ने जे को बताया कि वो यहाँ यूको को ढूंढने आया है। जे उसे कहता है कि उसे ढूंढने से पहले तुम्हें कुछ काम ढूंढना पड़ेगा। इसके बाद ये दोनों काम खोजने के लिए निकल जाते हैं। इन्हें एक बंदा मिला जिसने कुछ पैसे लेकर उन्हें एक कचरा उठाने की जॉब दिलवाई। अगली सुबह हम देखते हैं कि जे और निक दोनों ही कचरे के ढेर में कूड़ा उठा रहे होते हैं। तभी निक देखता है कि एक टाय नाम के आदमी के ऊपर काफी सारा कूड़ा गिरने वाला होता है और उसी वक्त पर पुलिस भी आ जाती है। लेकिन वक्त रहते निक और जे ने उस टाय नाम के आदमी को उस कूड़े से बाहर निकालकर उसकी जान बचा ली। अपनी जान बचाने के लिए टाय ने बदले में उन्हें कुछ कार्ड दिए जिनसे वो थोड़ी बहुत शॉपिंग कर सकते थे। जे बताता है कि ये सारे कार्ड चोरी के हैं और इन फोन कार्ड की मदद से ये लोग थोड़ी बहुत छोटी मोटी शॉपिंग कर सकते हैं। इसके बाद हमें जापान के सबसे बड़े याकुजा चीफ के फ्यूनल को दिखाया जाता है, जहां याकुजा के सभी मेंबर आए होते हैं। याकुजा चीफ के मरने के बाद अब नया चीफ मारागुची नाम के आदमी को बनाया जाता है। मारागुची के नीचे उसका जूनियर याकुची होता है। इन सब में से सबसे कम वोट टोकागावा को मिले थे और इसी वजह से वो गुस्से में बीच फ्यूनल में से वापस चला गया। इसके बाद हम इंस्पेक्टर कितानो को देखते हैं, जिसे अवैध चाइनीज अप्रवासियों को पकड़ने का काम मिला था। निक और बाकी अवैध अप्रवासी एक टनल के सीवर में काम कर रहे थे। तभी वहां पुलिस आकर इन सभी को घेर लेती है। पुलिस ने इन सभी को लाइन से खड़ा किया और एक ट्रांसलेटर को बुलाया, लेकिन इस ट्रांसलेटर की चाइनीज काफी खराब थी, जिस वजह से इंस्पेक्टर कितानो को कुछ सामने आकर अपनी टूटी फूटी चाइनीज में ही बात करनी पड़ी। इसी बीच एक पुलिस वाला एक अप्रवासी को हथकड़ी लगाने लगा। यह देखकर ये सभी अप्रवासी वहां से भागने लगे। उन सभी का पीछा करते हुए इंस्पेक्टर कितानो एक नाले में गिर जाता है। इंस्पेक्टर कितानो को तैरना नहीं आता था, जिस वजह से वो वहां डूबने लगता है। यह देखकर कि कितानो को तैरना नहीं आता, निक उसकी जान बचाने के लिए वापस से कूदा। जैसे ही वो देखता है कि इंस्पेक्टर अब सेफ है, तो वो तेजी से वापस से भाग जाता है। यहाँ पर इंस्पेक्टर कितानो को समझ आता है कि चाइनीज लोग भी उनकी तरह इंसान हैं और वो कहता है, मैं तुम्हारा एहसान जरूर चुकाऊंगा। अगले दिन जे और निक दोनों ही मार्केट जाते हैं, जहां निक देखता है कि ये लोग यहाँ पर बड़े आराम से चोरी कर रहे होते हैं, क्योंकि मार्केट में इन्हें रोकने टोकने वाला कोई है नहीं। तब जे निक को बताता है कि जापानी लोग बहुत ही ज्यादा ईमानदार हैं
और इसलिए वो यहाँ पर दुकान को खाली छोड़कर ऐसे ही अपने काम पर चले जाते हैं और दुकान में जिसे जो चाहिए वो उठा लो और पैसे रखकर चले जाओ। अब यहाँ पर जो सामान इन्होंने चुराया था वो उसे बेचने के लिए यहाँ के चोर बाजार में चले जाते हैं और उन्हें इस सामान का काफी अच्छा पैसा मिल जाता है। लेकिन हमारा निक काफी ईमानदार होता है और उसे ये काम बिल्कुल पसंद नहीं आता, इसलिए वो उन पैसों में से कोई हिस्सा नहीं लेता। वो चुपचाप एक रेस्टोरेंट में बर्तन मांजने का काम ले लेता है। तभी एक लड़की उसकी ऐसी हालत देखकर उसे कुछ पैसे देकर चली जाती है। वो लड़की एक बुरे आदमी के साथ थी और वो बुरा आदमी काफी नशे में होता है। तभी वहां कुछ बदमाश आकर उस लड़की को छेड़ने की कोशिश करते हैं, जिस बीच उस बुरे आदमी को भी काफी चोट आ जाती है। निक ने देखा तो वो अपने बर्तन साइड में रखता है और अपने पास से एक लोहे की रॉड निकालकर उन सभी बदमाशों को डरा देता है। ये देखकर वो सारे बदमाश भाग जाते हैं, लेकिन इस बुरे आदमी को काफी चोट आ गई थी, इसलिए वो लड़की उस बुरे आदमी को वापस से बार में लेकर आती है और उसकी मरहम पट्टी करवाती है। हमें पता चलता है कि ये बार इसी लड़की का होता है और इसका नाम है लिली। यहाँ पर लिली निक को थोड़े और पैसे देती है, लेकिन निक उसके वो पैसे नहीं लेता और जो पैसे उसने उसे पहले दिए होते हैं वो भी उसे वापस कर देता है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि निक बहुत ही उसूलों वाला आदमी होता है। इसके बाद कुछ दिनों बाद हम देखते हैं कि निक जे के साथ एक रेस्टोरेंट में काम कर रहा था। वहाँ पर वो देखता है कि गांव के बार में एक एगुची नाम का आदमी आया होता है और उसके साथ उसकी बीवी भी होती है। निक देखता है कि उसकी बीवी और कोई नहीं बल्कि यूको ही होती है, तो वो काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। निक ने भी यूको को देख लिया और यूको ने भी निक को देख लिया, यहाँ तक कि एगुची ने भी इन दोनों को एक दूसरे को देखते हुए देख लिया। और अब घर पहुंचने के बाद एगुची ने यूको से पूछा कि आखिर वो आदमी कौन था जो तुम्हें ऐसे घूर के देख रहा था और तुम भी उसे ऐसे देख रही थी। तब यूको उससे बताती है कि वो आदमी मेरे गांव का था। अब यूको को ऐसे देखकर निक का तो दिल ही टूट गया होता है और वो समझ जाता है कि इस दुनिया में ईमानदारी की कोई कीमत नहीं है और एक बड़ा आदमी बने बिना वो इस दुनिया में सरवाइव नहीं कर सकता। और इसलिए अब वो ईमानदारी छोड़कर अवैध धंधों में लग जाता है, सामान चोरी करने से लेकर गैम्बलिंग मशीनों को खराब करके उनसे पैसे कमाने तक। वो और उसके बंदे वो सभी इन कामों में लग गए। यहाँ पर उसके दोस्त जे को छोड़कर उस समय सभी यहाँ पर अवैध काम कर रहे थे, क्योंकि जे को अवैध काम करने में काफी डर लगता है। तो इसी वजह से इन लोगों ने जे को अपने अवैध कामों से बाहर रखा। और यहाँ पर जब निक जे से पूछता है तब जे निक से कहता है कि वो तो बस एक नॉर्मल जिंदगी जीना चाहता है, जहाँ पर वो एक नॉर्मल सा मूंगफली का ठेला लगाएगा। यह जानकर कि जे एक बहुत ही सीधा सा काम करना चाहता है, तो यहाँ पर निक और उसके साथी उसके लिए एक मूंगफली का ठेला खरीदकर उसे दे देते हैं। और यहाँ पर जे उस मूंगफली के ठेले मिलने से बहुत ही खुश होता है, क्योंकि जे काफी ज्यादा सीधा होता है और वो ईमानदारी से पैसे कमाना चाहता था। यहाँ पर हम देखते हैं कि नए साल के दिन जे अपने साथ लिली को लेकर आया और लिली अब उसकी काफी अच्छी दोस्त बन गई होती है। निक भी काफी अच्छा पैसा कमा रहा होता है। इसके दूसरी तरफ हम यहाँ पर जे को देखते हैं, जो यहाँ पर एक लोकल गैंगस्टर की बेटी को बड़े प्यार से मूंगफली खिला रहा होता है। लेकिन उस लड़की के पिता ने उसे ये सब करते हुए देख लिया और फिर उसे अपने घर बुलाकर उसे काफी पीटा। अब यहाँ पर निक को जब ये बात पता चली तो वो अपने साथ 2-3 लोगों को लेकर उस लोकल गैंगस्टर से लड़ने के लिए चला गया। और यहाँ पर हम देखते हैं कि उस गैंगस्टर के पास तो काफी ज्यादा आदमी थे, लेकिन तभी वहां पर निक के बाकी साथी भी आ जाते हैं और उनके हाथ में जो भी लगा होता है वो सब भी उठाकर ले आए होते हैं। और फिर यहाँ पर निक और उसके साथी सभी उन गैंगस्टर को काफी पीटते हैं। अब ये सब देखकर जल्दी से वहां पर पुलिस भी पहुंच जाती है। निक यहाँ पर जल्दी से उस मूंगफली की गाड़ी को लेने के लिए पहुंचा, लेकिन तब तक वहां पर इंस्पेक्टर किटानो पहुंच गया। लेकिन यहाँ पर इंस्पेक्टर किटानो उसे पकड़ने की बजाय निक से थैंक यू कहता है, क्योंकि उस दिन उस सीवर में उसकी जान बचाने के लिए। और इवन यहाँ पर इंस्पेक्टर किटानो पुलिस का निक के ऊपर से ध्यान भी भटकाया, ताकि निक यहाँ पर अपने मूंगफली का ठेला लेकर यहाँ से भाग सके। अब एक दिन हम देखते हैं कि जे ने अपनी मूंगफली की गाड़ी को गेमिंग पार्लर के सामने खड़ा कर रखा होता है।
तभी उसके पास टाई आया और चूंकि उसे टॉयलेट जाना था तो इसी वजह से उसने जे से थोड़ी देर के लिए अपनी गेमिंग सीट पर बैठने के लिए कहा जब तक कि वो वापस ना आ जाए। अब जब जे वहां पर थोड़ी देर बैठ गया तब गांव नाम के बंदे ने जे का कॉलर पकड़ लिया और उसने जे के ऊपर इल्जाम लगाया कि उसने मशीन के साथ छेड़खानी की है। तब इस बात पर जे ने उसे कहा कि वो तो यहाँ पर पहली बार आया है और वो तो मूंगफली बेचने का काम करता है। लेकिन गांव उसकी एक नहीं सुनता और उसे घसीटता हुआ बाहर लेकर आया। अब वहां पर वापस आते समय टाई ने उसे देख लिया। तब वो वहां से भागते हुए निक के पास पहुंचा और उसने उसे सारी बात बताई और तब फिर वो लोग जे को बचाने के लिए वहां पर पहुंचे। लेकिन इन सब के पहुंचने से पहले उस गांव नाम के आदमी ने जे के चेहरे के ऊपर काफी ज्यादा जख्म दिए और इसके बाद भी जब उसका मन नहीं भरा तो उसने जे के एक हाथ को भी काट दिया, क्योंकि ना रहेगा हाथ और ना फिर जे गेम खेल पाएगा। और जे, जो कि इन सब में से बहुत ही अच्छा लड़का था, उसके साथ इतना बुरा हो गया। और यहाँ पर जब निक और सभी पहुंचते हैं तो वो यहाँ पर निक और उसके कटे हुए हाथ को वापस मांगते हैं। लेकिन यहाँ पर गांव इतना बड़ा हरामी होता है कि वो उस कटे हुए हाथ को भी कुचल देता है और फिर उन्हें जे को लेकर वहाँ से भागना पड़ा। और यहाँ पर वो जे को लेकर अपने घर लेकर आते हैं, क्योंकि वो लोग अवैध रूप से जापान में रहते हैं। यहाँ पर निक जे का बदला लेने के लिए अकेला ही गलियारे में पहुंच जाता है। वो अपने साथ तलवार लेकर आया होता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि गांव और एगुची की मीटिंग होने वाली होती है। एगुची भी जल्दी से इस मीटिंग में पहुंच गया होता है। देखने से ऐसा लग रहा होता है कि आज यहाँ पर गांव ने एगुची को मारने की पूरी प्लानिंग कर रखी होती है। निक छुप के गांव को देख रहा होता है, जहां वो एक चाकू निकाल रहा होता एगुची को मारने के लिए। गांव ने उस चाकू से एगुची के ऊपर हमला कर दिया। लेकिन जैसे ही गांव दूसरी बार एगुची को मारने वाला होता है तभी निक बाहर निकलकर गांव का हाथ ही अलग कर देता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे उसने जे का हाथ काटा था। यह करने के बाद एगुची और निक दोनों ही वहां से भाग निकले। फिर यहाँ पर हम देखते हैं कि एगुची उसे अपने घर लेकर आया और यहाँ पर निक यूको और उसकी बेटी से मिला। एगुची निक को एक जॉब ऑफर करता है, लेकिन निक उसके काम के लिए मना कर देता है। लेकिन इसके बाद अगले दिन एगुची निक के घर पे पहुंच गया उसके लिए एक और जॉब का ऑफर लेकर। इस काम के लिए निक भी मान जाता है, लेकिन इस काम के लिए निक की एक शर्त होती है कि उसे जापान में एक कानूनी स्टेटस चाहिए और इसके बदले वो एगुची का काम करेगा। अब क्योंकि एगुची अपने दुश्मनों को मारना चाहता था तो उसने यहाँ पर निक को काफी ज्यादा पैसे दी। और यहाँ पर हम देखते हैं कि निक ने अपना काम बखूबी किया और इसके चलते पूरे शहर में याकुजा गैंग के बीच दंगे हो जाते हैं और हर तरफ कत्लेआम हो रहा होता है। यहाँ पर एगुची अपने सारे दुश्मनों को मारकर अकेला बॉस बन गया और वादे के मुताबिक अब शिनजुकू को अब निक ही संभालेगा। यहाँ पर हम देखते हैं कि जो लोग पहले निक और उसके आदमियों को कुछ भी नहीं समझते थे वो भी अब निक के सामने झुकने लगे। यहाँ पर हम देखते हैं कि जैसे ही निक शिनजुकू को संभालता है वो यहाँ पर सारे अवैध धंधों को बंद कर देता है और फिर वो अपनी सभी साथियों से कहता है कि मुझे यहाँ पर फिर से शुरुआत करनी है और मैं यहाँ पर कोई भी अवैध काम नहीं चाहता, तो इसलिए हम एक रेस्टोरेंट खोलेंगे ताकि पुलिस भी हमें परेशान ना कर पाए। उसके इस डिसीजन से सभी लोग काफी खुश होते हैं, लेकिन उसका दोस्त जे इस सब से काफी नाखुश होता है, क्योंकि जब से उसका एक हाथ कटा है और उसके चेहरे पर जो घाव आए हैं उसकी पर्सनैलिटी पूरी तरीके से बदल चुकी है। अपने हादसे के बाद वो काफी बदल चुका है। यहाँ पर निक देखता है कि उसके दोस्त जे की तरफ कोई भी ध्यान नहीं दे रहा है और इसी वजह से जे काफी नाराज दिख रहा होता है। तब निक जे को संभालने के लिए अपना कुछ एरिया उसे दे देता है ताकि वो अपना बिजनेस करता रहे। यहाँ पर हम देखते हैं कि कुछ साल बीत जाते हैं और जे एगुची के साथ मिलकर सारे अवैध धंधे कर रहा होता है। लेकिन अब यहाँ पर निक पूरी तरीके से इंस्पेक्टर कितानो के साथ हो गया होता है। अब यहाँ पर निक इंस्पेक्टर कितानो को लेकर अपने अड्डे पर आता है, जहां वो देखता है कि जे के साथ और आदमी भी मिले होते हैं। अब निक उन सभी को समझाता है कि तुम सभी लोग इस धंधे को छोड़ दो, हम सीधा साधा कोई धंधा कर सकते हैं और अगर तुम मेरे साथ एगुची के खिलाफ गवाही दोगे तो तुम लोग भी बच जाओगे। लेकिन इसी बीच वो टाई नाम का आदमी अपनी साथी की गर्दन काट देता है, ये देखकर कि अब निक का भी यही हाल होने वाला था। लेकिन तभी वहां पर खिड़की के पास से एक पत्थर आता है और टाई के सर में लगता है और देखते ही देखते वहां पर पत्थरों की बारिश होने लगती है। हम देखते हैं कि ये काम एगुची के राइट हैंड नाकाजिमा का होता है।
यहाँ पर नाकाजिमा का अलग ही मोटिव होता है कि वो सारे चाइनीज लोगों को जापान से बाहर निकालना चाहता है और इसी वजह से वो निक और उसके सारे साथियों को यहाँ पर मारना चाहता था और इसीलिए उसने निक के अड्डे पर अपने पूरे आदमियों के साथ उस पर हमला कर दिया और यहाँ पर एगुची भी उनके साथ ही होता है और यहाँ पर एगुची वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन उसी का राइट हैंड नाकाजिमा उसे वहीं पर शूट कर देता है। अब मरते वक्त एगुची ने अपने पास से एक पेन ड्राइव निकाली और उससे कहा कि ये पेन ड्राइव इंस्पेक्टर को दे देना, क्योंकि इस पेन ड्राइव के अंदर याकुजा लोगों के सभी अवैध धंधों की पूरी जानकारी है। और अब हम देखते हैं कि वहां पुलिस पहुंच जाती है और निक वहां घायल हालत में भागता है। वो यहाँ पर अपने दोस्त जे को ढूंढ रहा होता है, लेकिन वो देखता है कि उस मारधाड़ में अब जे नहीं रहा। तब वो यहाँ पर अपने दोस्त जे की बॉडी को ढक देता है और फिर वो यूको को कॉल करके ये बताता है कि अब एगुची इस दुनिया में नहीं रहा। और यहाँ पर निक यूको को एक जगह पर बुलाता है, लेकिन यहाँ पर एगुची के दुश्मन गैंग वाले आ चुके होते हैं और उन्होंने यहाँ पर निक को मारने के लिए अपने कुछ लोगों को भेज दिया। और यहाँ पर निक वहां से जान बचाकर भाग रहा होता है और इंस्पेक्टर के आने से पहले ही वहां पर उन्होंने निक को बहुत ही ज्यादा घायल कर दिया। और फिर नाकाजिमा निक को मारने वाला होता है, लेकिन तभी यहाँ पर इंस्पेक्टर कितानो पहुंच जाता है और वह नाकाजिमा को वहीं पर शूट कर देता है। अब यहाँ पर इंस्पेक्टर निक को ढूंढते हुए उसी नाले में पहुंच जाता है जहां पर निक ने पहले उसकी जान बचाई थी, लेकिन यहाँ पर निक अधमरी हालत में पड़ा होता है और इंस्पेक्टर उसकी हालत के लिए कुछ भी नहीं कर सकता। और अब आखिर में यहाँ पर निक अपने पास से वो पेन ड्राइव निकालकर इंस्पेक्टर को दे देता है, जिसके बाद उसकी वहीं पर डेथ हो गई और वो पानी में उसी सीवर में जा मिला। इसी के साथ यह कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।